मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी ये मंच सचमुच में बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि मन भरा हुआ था और बहुत एक बाढ़ सी अंदर से निकल कर आ रही है और निकलने को स्थान नहीं मिल रहा। कितना कुछ कहने को है, स्मृतियों में इतना समाया हुआ है और आँखें झरना चाहती हैं, कंठ कहना चाहता है, शब्द नहीं मिल रहे। तो अजीब से दृश्य ही दृश्य आँखों में भरे हुए हैं। एक लंबा साथ मुझे मिला उनके सानिध्य का, एक बरगद की छाँव के नीचे जैसे कोई बैठ जाता है, ऐसे मैं बैठ गई उनकी छाँव के नीचे, उनके स्नेह की छाँव के नीचे। और 90 के दशक से लेकर के आज तक इतने लंबे समय में मैंने कितना कुछ देखा, कितना कुछ सीखा, कितना कुछ जाना। कोई कहता है कि तुम उनकी स्टूडेंट नहीं थी, तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं उनकी स्टूडेंट नहीं थी? क्या क्लास में बैठकर पढ़ने से ही कोई स्टूडेंट बनता है? को जीने का, देखने का नज़रिया जो था वो बहुत ही अलग ढंग से हम हमेशा शिकायत करते थे। छोटी-सी बात हुई, कई बार ऐसा होता था कि मेरा मतलब हम लोग सरकारी दफ़्तरों में काम करने वाले लोग थे और वहाँ का जो छल, प्रपंच, राजनीति, तो मुझे कई बार लगता था इतनी राजनीति करनी थी तो राजनीति में ही आ जाते, यहाँ क्यों बैठे थे? ऑफ़िस में है तो ऑफ़िस का काम-धाम कर लो। तो मैं बड़ी आहत होती थी, ये सब हमें आता नहीं और इनका शिकार हम बन जाते थे। तो मैं बड़ा जब मन दुखता था तो मनु जी मुझे कहते थे चलो मिश्र जी के यहाँ चलते हैं। उन दिनों वो वाणी विहार रहा करते थे, तो हम पास ही था तो भी, अब तो द्वारका में ही रहने लगे थे। तो मैं हम लोग कई बार वाणी विहार चले जाते थे और मुझे अचरज होता है कि मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया कि मेरे मन में कोई व्यथा है, मैं कहीं से असंतुलित हो रही हूँ, व्यग्रता है, किसी तरह का कुछ नहीं। बस मैं उनके पास बैठती थी और वो बात करते थे और उनकी बातचीत से अचानक मुझे लगता था कि मेरे पास इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं खुश होने को, मैं किस छोटी-सी बात पर उलझ कर के अपने मन को खराब कर रही हूँ। इसका तो ये तो मिट्टी है, ये तो एक हवा का बहाव आएगा और बह जाएगा, इसका तो कोई अस्तित्व नहीं, कहीं कोई निशान तक नहीं बचेगा। मैं किसके लिए अपना दिन खराब कर रही हूँ? मतलब मैंने कभी ज़िक्र भी नहीं किया डॉक्टर साहब से कि आज मेरे ऑफ़िस में ये बात हुई, कभी भी नहीं। लेकिन जब उनके पास बैठते थे और वो जिस तरह से उनका जो एक एंगल था देखने का, नज़रिया जो था और वो कहते थे कि भई आज मैंने ये लिखा, आज मैंने ये देखा, मतलब मैं देखती थी खुश होना कितना आसान है, हमने कितना कठिन बना दिया। एक ज़रा-सा एक फूल खिला, हर सिंगार के फूल उनके दरवाज़े पर खिलते थे और वो उस फूल को उठा कर के अपने एक बड़ा सुंदर-सा एक वो चिलमची जैसी थी खूबसूरत सी ब्रास की, उसमें थोड़ा-सा पानी और उसके ऊपर वो फूल बिछा देते थे। अब वहाँ जाते ही एकदम से मन उल्लसित हो जाता था और लगता था कि उन्होंने कितना सहज किया है खुशियों को। खुशियाँ उनके दरवाज़े पर आती हैं और वो उन दरवाज़े पर से उठा करके उसको अपने कमरे में ले आते हैं। तो ये जो जीवन जीने का जो ढंग था, ये किसी किताब में नहीं आ सकता, किसी क्लासरूम में नहीं आ सकता। ये सानिध्य में आता है और वो सानिध्य हमें मिला। बल्कि मैं यूँ बताऊँ कि एक बार उन्होंने कहा, हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब तुमने नया घर लिया है, मैं द्वारका शिफ्ट हो गई थी, हम इसी फ्लैट में आ चुके थे। तो बोले कि तुम ऐसा करो, मेरे पास हरसिंगार भी बहुत फूल रहा है, तो इस समय अगर मैं बरसात के दिन ना, इस समय अगर लगाओगी तो लग जाएगा, तो मैं पारिजात तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरा मन इतना उल्लसित हुआ, मैं हुलस के गई उनके घर हरसिंगार लेने के लिए पारिजात। उन्होंने मुझे वो पारिजात निकाल कर के दिया। हल्की-हल्की बारिश में मैं उसको लेकर आई और उसको मैंने एक गमले में लगाया क्योंकि मेरा फ्लैट था, तो मिट्टी में तो नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरे दृष्टिकोण थोड़ा और बड़ा होता मिश्र जी की तरह, तो मैं उसको अपनी सोसाइटी के बगीचे में लगा देती और वो हरसिंगार तो रहता। अब मैंने उसको गमले में लगाया और वो गमले में फूला-फला भी, थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत बड़ा नहीं हुआ, 2 हाथ लंबा हुआ करीब और उसमें जब उसमें फूल झरते थे, मुझे ऐसा लगता था उनका आशीर्वाद झर रहा है। इतना सुंदर मुझे लगता था वो, सच में मुझे ऐसे लगता था मुझे आशीष दे रहा है। और इस बात से उनकी एक कविता मुझे कुछ-कुछ ध्यान आती है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा मैं याद करके उसको सुनाऊँ। वो कहते हैं मतलब क्योंकि मैंने उन्हें गमले में लगाया था, तो मुझे वो कविता बहुत याद आती थी और वो कहते थे कि मैं गमले का फूल तो नहीं, कि एक सुरक्षित कमरे से दूसरे सुरक्षित कमरे में रख दिया जाऊँ। मैं गमले का फूल तो नहीं कि एक सुरक्षित कमरे से दूसरे कमरे में रख दिया जाऊं। मैं तो पेड़ हूं, एक खास जमीन में उगा हुआ। आंधियां आती हैं, लुएं चलती हैं, ओले गिरते हैं, पेड़ हहराता है, कांपता है, डालियां और फल फूल टूटते हैं, लेकिन वह हर बार अपने में लौट आता है। ये कविता मुझे इतना मन को छूती थी और उन दिनों तो इतने कान में गूंजती रहती थी ये कि जब मैंने देखा भाई गमले का पेड़ तो गमले की तरह ही होता है ना, पेड़ तो पेड़ है, उसे जमीन चाहिए।
और उस ज़मीन को उन्होंने अपने लिए तैयार किया। दुनिया तो यही, अब हम अपने आप को कई बार मिसफिट पाते थे। मैं मिश्र जी से जब बात करती थी तो मुझे लगता था कि चलो कुछ एक दुनिया हमने भी गढ़ी, जहाँ रह कर के हमें हमारे मन को समझने वाला कोई व्यक्ति मिलता है। हम अपने मन को जैसे का तैसा उलीच देते हैं। ये नहीं सोचते वो हमें उस पे जज करेगा। आजकल एक तो जज करने की बड़ी परंपरा हो गई है। आपने क्या पहना है, जज करेंगे। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जज करेंगे। आप किस धारा के हैं, उससे जज करेंगे। तो ये जज वज करने से कभी उनके सामने डर नहीं लगा। वो इतने महान व्यक्ति, लेकिन एक छोटा सा नया बच्चा जिसने अभी कलम उठाई है, वो भी अगर उनके पास बैठता था, उसे भी वो उतना ही अपनापन और उतना ही आदर देते थे कि कभी ये ना सोचे वो कि मैं तो छोटा हूं। उन्होंने कभी छोटे को छोटा, यही उनका बड़प्पन था। उन्होंने कभी भी छोटे को छोटा नहीं होने दिया। और एक बार मुझे ध्यान आता है कि इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए उनके, और हर बार कुछ नया सुनने समझने को मिला। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कितनी पत्रिकाओं के लिए इंटरव्यूज लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई एक सवाल भी हो जो दोहराया गया हो, कभी कोई जवाब हो जो दोहराया गया हो। हर बार नई बात। तो एक बार कोई बात उठी तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप इतने सीधे सरल हैं, और कैसे रहा आपका जीवन, कैसे आपने सीखा, मतलब इस जमाने में जीना, हम खुद को मिसफिट पाते हैं, आप कैसे। तो माँ जी भी साथ में थी, उन दिनों वाणी विहार का घर था। माँ जी कहने लगी कि अरे यहाँ तो कोई भी आता है गोरखपुर का नाम लेकर के, इनसे पैसे झटक के चला जाता है और ये दे देते हैं। तो जब वो चला जाता है तो मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो पता था, आप तो पंडित जी जानते थे कि ये आपके, मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है। तो मैं कहता था अच्छा कोई बात नहीं, नाम लेके गया ना मेरे गांव का, मैंने दे दिया। मेरे गांव का नाम तो लिया ना उसने, उसने जो किया वो जाने। तो मेरे मेरे एक सवाल पर मैंने जब उनसे ये पूछा कि आप इस तरह चले गए तो क्या आपको कभी आहत नहीं हुए, दुख नहीं हुआ? हम तो बहुत आहत हो जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, मैंने उसे गांठ में बांध लिया, उसे गांठ में बांध लिया, और उसने मुझे इतना संबल दिया। आज अग्रसर के मंच से मैं उस बात को दोहराना चाहती हूँ, और अपने जैसे उन सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो आहत होते हैं वो इस बात को दोहरा ले, उन्हें बहुत शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा मैं छला गया, मैंने तो किसी को नहीं छला। इतनी बड़ी बात थी ये, इतनी बड़ी बात थी कि मैंने तो किसी को नहीं छला ना, कोई बात नहीं। और फिर मजे की बात, आधी से ज्यादा जगहों पर तो वो जानते थे कि वो इसीलिए ये नाम बोल रहा है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है कि मैं 2 पैसे दे दूंगा उसको, मैं सहयोग कर दूंगा, कोई बात नहीं। एक बार कह रहे थे, ऐसे इंटरव्यू में ही बात हो रही थी, तो वो मुझसे कह रहे थे कि दांव पेच तो मैंने कभी सीखे नहीं। कुश्ती किया करते थे बचपन में, शरीर तो बलशाली, ऊंचे लंबे भरे पूरे, अच्छा उनकी वो थी। तो उसमें कहते मैंने दांव पेच तो सीखे नहीं कभी, लेकिन मैं बल से पटक दिया करता था। और यही मैंने पाया कि जीवन में भी उन्होंने दांव पेच नहीं सीखे, दांव पेच के सहारे नहीं पड़े। वो अपने शक्ति, जो उनकी अपनी मेधा थी, जो उनका अपना ऑब्जर्वेशन था जिंदगी को लेकर के, उसको जैसे वो देखते थे वैसे लिखते थे, और उसके दम पर वो लोगों के हृदय में जगह बनाते गए। दुनिया ने उनको समझा। एक बहुत बड़ा वर्ग था, जो अभी आप बात कर रहे थे, वेद मित्र जी भी बात कर रहे थे, और स्मिता जी का अभिनंदन करती हूँ कि वो इस अवस्था में भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और अभी जैसे त्रिलोक कौशिक जी भी कह रहे थे कि उन्होंने, ध्यान से मेरा निकल गया मैं क्या बात कर रही थी, चलिए वो एकदम से लिंक टूट सा गया, मैं क्या कहना चाह रही थी। तो मिश्र जी को मैंने ये पाया कि उन्होंने जिंदगी को जिस ढंग से देखा, वो बात समझने की थी। और उन्होंने कई बार ये बात अपनी इंटरव्यूज में कही कि ये जो जमीन है, एक कविता उनकी थी, ये जो जमीन है वो साझे की जमीन है। इस पे अगर कोई लेखक, हाँ ये बात हो रही थी कि आलोचकों ने उन्हें वो जो स्थान देना था, बहुत देर लगाई उसमें, उस समय उस स्थान को देने में उनका उनका बड़ी कृपणता है। बड़ा धीरे-धीरे मन खुला उनको कि वो एक्सेप्ट करें कि एक साहित्यकार ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो खुद ऐसे नहीं थे। अधिकांश लोग ऐसे नहीं थे कि जिनका मन इतना उदार हो कि जो खुली बाहों से सबको कहें आ जाओ, मेरी छाया में बैठ जाओ, मुझसे पूछ लो, मुझसे बात कर लो। तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, और इसलिए उन्होंने चीज़ों को बहुत देर दी उनको समझने में। मगर मिश्र जी अपनी जगह बने रहे, वो कभी किसी के पीछे नहीं दौड़े। और जो उनका वो गीत अभी शुरुआत में मनु जी ने गाया, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, ये तो उनके समूचे जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है रचना। उनका जो ये धीरे धीरे चलने का सिद्धांत है, वो अपने आप में कितना मोहक, कितना अहम सिद्धांत है, ये आज समाज को। उन्होंने कभी किसी चीज की हड़बड़ी नहीं पाली, कभी किसी चीज का मोह नहीं पाला। वो हमेशा ही वो कहते हैं ना कि मैं
जहाँ लोग पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा, मगर धीरे-धीरे। ये जो धीरे-धीरे भी पहुँचा जा सकता है, कितना बड़ा संबल है ये, कि कहीं पहुँचने के लिए रौंदते-कुचलते जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक़्त आएगा, आपका भी वक़्त आएगा। मिश्र जी ने वो धैर्य दिया, मिश्र जी ने वो स्थिरता दी मन के भीतर, जो किसी को बेचैन कर देती है, अगर वो नहीं रहता तो बेचैन कर देती है। एक कविता मुझे और उनकी ध्यान आती है, उसमें वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को सिखाते हैं, एक बच्चा है, उसको सिखाते हैं कि तुम बड़े बनोगे, कैसे बड़े बनोगे? तो तुम बड़ा नाम करोगे, तुम बड़ी जायदाद हासिल करोगे, बड़ा पद हासिल करोगे, और इस तरह धीरे-धीरे करके उसके भीतर इतना कुछ भर देते हैं कि वो अपने बचपन को ही खो देता है एक तरह से। तो वो जो चीज़ थी और किस तरह से दुनिया में बड़ा होना किसको कहते हैं, एक बड़ी मार्मिक कविता मुझे बड़ा मन को छूती है, मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी अग्रसर के मंच से। हम बच्चे से खेलते हैं, हम बच्चे की आँखों में झाँकते हैं, वह हमारी आँखों में झाँकता है। हम बच्चे से खेलते हैं, हम बच्चे की आँखों में झाँकते हैं, वह हमारी आँखों में झाँकता है। हमारी आँखों में उसके आँखों की मासूम परछाइयाँ गिरती हैं और उसकी आँखों में हमारे आँखों के काँटेदार जंगल। धीरे-धीरे काँटों का जंगल बनती जाती है उसकी आँखें, और हम गर्व से कहते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो एक बच्चे का बड़ा होना, हम किस तरह इस दुनिया में उसको तैयार करते हैं। ये दुनिया में नहीं चाहिए, हम सब शिकायत करते हैं, लेकिन तैयार भी हम ही करते हैं। तो मिश्र जी ने जो दुनिया रची और जिस तरह से रची वो अपने आप में अद्भुत है। बहुत सी बातें हैं, मन में इतना कुछ भरा है कि मैं क्या कहूँ। उन्होंने धर्म पे नाम पर बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मिश्र जी की एक कविता आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा धर्म। उन्होंने, मतलब मैं हूबहू मुझे याद नहीं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी, मैंने पानी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है, और वह हराता हुआ खेतों में बह गया, चारों तरफ हरियाली का संगीत गूंज उठा। ये होता है धर्म। धर्म वो नहीं होता जो आपस में झगड़ा कराता है, जो, मतलब उनकी रचनाएं एक युग की नहीं है। मिश्र जी को आप कह सकते हैं वो महाप्रयाण पर गए, लेकिन उनकी रचनाएं हमेशा हमारे बीच में प्रकाश स्तंभ बनकर गूंजती रहेंगी, और जो चाहेगा उसके नीचे बैठकर उस रोशनी को हासिल करेगा, और यूं अंधेरे में रहना जिसे भाता है वो बैठे अपनी तरह से। लेकिन मिश्र जी का होना बरगद के विशाल वृक्ष की तरह है, उसकी छाया में जो बैठा उसने शीतलता को महसूस किया। ये गूंगे का गुड़ है, इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्हें जाता हुआ देखना वो मन को छूता है, लेकिन वो हमारी स्मृतियों में हमेशा रहेंगे। उन्हें मैं बार बार नमन करती हूँ।